जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप डेली प्रैक्टिस सेशन में जुड़ते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच में स्थित है? रावी और व्यास, चेनाब और रावी, सिंधु और झेलम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच में स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच में। किसके बीच में? तो तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल बसाव पाया जाता है? मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, या फिर मणिपुर में। कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम किस राज्य में है? तो जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे जहां पर सबसे कम है तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ध्यान रखिएगा। और यहीं पर प्रश्न होता कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अपना बिहार उसमें आगे होता। ध्यान रखना है, इसलिए गलती नहीं करना है, पूरे ध्यान से देखना है। अगला है, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, या फिर राज्य प्रदेश। तो बात करेंगे कि भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, या फिर राजस्थान। तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन होता है। कहां पर? तो आंध्र प्रदेश में। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन आंध्र प्रदेश किया है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। कौन सी? तो भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। एक बात दोस्तों, और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां से आपको बहुत फायदा होने वाला है। बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड करवाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। क्या? तो पाक देख करके पाकिस्तान मत लगा देना, ध्यान रखना है। पाक जल डमरू मध्य जो होगा ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है, जरूर ध्यान रखें। अगला है, निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर इसका होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किस अनुच्छेद में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो बात करेंगे 36 से 51 में। मौलिक कर्तव्य 51 ये में हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? तो कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सूची प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली, साधारण बहुमत प्रणाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय प्रणाली, इसका राइट आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, या फिर छठी अनुसूची। तो जब भी आप नए राज्य के गठन में संशोधन करेंगे तो ये जो संशोधन होगा पहली अनुसूची में होगा। किसमें? तो पहली अनुसूची में होगा। राज्यों का नाम जो दिया हुआ है ये पहली अनुसूची में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची। नए राज्यों के गठन के लिए भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? तो पहली अनुसूची में। तीसरी में क्या है? तो तीसरी में शपथ का उल्लेख है। किसमें? तो तीसरी में शपथ है, ध्यान रखिएगा।
दूसरे में क्या है, तो वेतन है। छठी अनुसूची में क्या होगा, तो एसटी के लिए, किसके लिए, तो एसटी के लिए जो, तो इसका राइट आंसर एसटी के लिए जो है छठी अनुसूची में है एटीएमएम। आप याद रखेंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम क्या हो जाएगा, तो वहां की जो एसटी है उनके लिए है, ध्यान रखना है। अगला है 44वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया, तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया, 301, 300A, 299 या फिर 306। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300A। क्या, तो 300A इसका सही उत्तर है। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे, तो राइट आंसर इसका सिंगापुर हो जाएगा। क्या, तो सिंगापुर इसका सही उत्तर है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा औरंगजेब ने। किसने, तो औरंगजेब ने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, मैली, फिसलन वाली, सीधी और चौड़ी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीधी और चौड़ी। क्या, तो सीधी और चौड़ी। दोस्तों अगर आपको लगता है आप मेहनत नहीं कर रहे, देख रहे हैं एग्जाम जब 1 दिन बचेगा 2 दिन बचेगा तो पढ़ लेंगे, तो ऐसे में एग्जाम नहीं निकलने वाला, ध्यान रखना है। इसलिए मेहनत को ताबड़तोड़ करनी है, वरना कोई नहीं पूछने वाला। कहते हैं कौन किसे अपनी जिंदगी में जगह देता है, पेड़ भी सूखे पत्ते गिरा देता है, वाकिफ हैं हम इस दुनिया के रिवाजों से, अगर जान निकल जाए तो अपनों द्वारा ही जला दिया जाता है। तो इसलिए मेहनत करिए दोस्तों। आप लोग अगर सफल नहीं होते हैं तो जो आपके आज दोस्त हैं कोई आपके साथ नहीं होने वाला, सब आगे निकल जाएंगे। इसलिए अभी आपके पास समय है, आप लोग इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि सफलता आपकी बहुत नज़दीक हो और एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएं, इसी बार आपकी जो नौकरी है पक्की हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत ज़रूर करें। इसलिए निरंतर आप लोग मेहनत करते रहें, रात दिन एक कर दें जब तक आप सफल ना हो जाएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां कैसी थी, तो सीधी और चौड़ी थी। अगला है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो महात्मा बुद्ध संबंधित थे किससे, तो मौर्य वंश, कुरु वंश, शाक्य वंश, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य वंश से। किससे, तो शाक्य वंश से संबंधित थे महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न है रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर स्थित है, सारण, मोकामा, भागलपुर या फिर गया। तो रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर स्थित है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सारण में। कहां पर, तो रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर स्थित है, सारण में स्थित है। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है। कहां पर, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तराखंड में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है, भूरा, नीला, काला या फिर सफेद। तो सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है, राइट आंसर हो जाएगा काला होता है। कैसा, तो सौर कुकर के अंदर का रंग काला होता है। कैसा होता है, तो सौर कुकर के अंदर का जो रंग होता है ये काला होता है। अगला प्रश्न है डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, जिगर, गुर्दा, पेट या फिर घुटना। तो डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, गुर्दे से संबंधित है। किससे, तो डायलिसिस की जो प्रक्रिया है ये गुर्दा से संबंधित है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है किसी जीव के रहने वाले प्रदेश को क्या कहते हैं, अनुकूलन, अजैव घटक, आवास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी जीव के रहने वाले प्रदेश को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर इसका आवास हो जाएगा। क्या, तो किसी जीव के रहने वाले प्रदेश को क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। अगला है वह अजैव कारक कौन है जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण या हानि होती, जीवाणु, नमी या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन नमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ किस प्रक्रिया के कारण गायब हो जाती है, वाष्पन, आशमन, ऊर्ध्वपतन या फिर स्वांगीकरण। बताना है आपको नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ किस प्रक्रिया के कारण गायब हो जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपतन। क्या, तो ऊर्ध्वपतन इसका सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, मोर, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग या फिर सारस।
तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जो पक्षी हो जाएगा ये शुतुरमुर्ग है। कौन सा? तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पक्षी जो है ये शुतुरमुर्ग है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में कौन सबसे निचला स्तर पर होता है? उपभोक्ता, उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता या फिर दूसरा उत्पादक? तो खाद्य श्रृंखला में सबसे जो निचला स्तर होगा ये किसका होगा? तो उत्पादक का होगा। कई बार हमने ही आपको बताया है खाद्य श्रृंखला में कौन सबसे निचला स्तर पर होगा? तो उत्पादक होगा। कौन सा? तो उत्पादक होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर या फिर बेंगलुरु? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ पर? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। अगला है, निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? चमेली, सरसों, आम, संतरा? तो निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? तो राइट आंसर इसका चमेली हो जाएगा। कौन सा? तो निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? तो चमेली ने। किसने? तो निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? तो राइट आंसर इसका चमेली हो जाएगा। अगला है, हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? डलहौजी, डफरिन, लैंसडाउन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राज्य हड़प नीति अपनाई थी किसने? डलहौजी ने। किसने? तो हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 26 से गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। कहां पर? तो अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को में। किसके द्वारा की गई थी अगर पूछा जाए? तो लाला हरदयाल। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल या फिर गोबी मरुस्थल? तो निम्न में से कौन सा विश्व का बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो राइट आंसर इसका होगा सहारा मरुस्थल। कौन सा? तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो काजीरंगा की बात करेंगे तो ये असम में है, नामेरी भी असम में है, लेकिन हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में। कहां पर? तो हेमिस यहाँ पर नहीं है असम में, तो ध्यान रखना। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? 4, 2, 5 या फिर 3? तो भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो 4। कितने हैं? तो भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। कैसी? तो दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। कौन सी? तो दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों 30 प्रश्नों में आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताएं, कितना रहा आपका स्कोर, और कम से कम आप 30 प्रश्नों में 23 प्रश्न तो सही होनी चाहिए। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।